इस गांव के देवों के रूप में किसान देवता, मैं तो किसान को देवता के रूप में मानता हूँ। मैथिली स्वर्णगुप्त की तमाम कविताएं हैं जिसमें किसान को ग्राम देवता के तौर पे माना गया है। और चूंकि मैं कृषि का छात्र हूँ, कृषि पढ़ता हूँ, तो किसानी और कृषकों की उससे भली भांति परिचित हूँ। मैं किसान का बेटा भी रहा हूँ और अभी भी इस तरह की है। और इस सभा में उपस्थित, रावे के कार्यक्रम में उपस्थित प्रधान जी एवं छात्र एवं छात्राओं तथा देश की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करती हुई इस गांव की श्रेष्ठ उत्कृष्ट महिलाएं जो इस सभा में आकर के इस सभा का सम्मान बढ़ा रही हैं, यह बड़े हर्ष की बात है कि आज हम लोग इस संगोष्ठी, बच्चों ने संगोष्ठी बहुत विलंब के बाद इन सबों के तमाम व्यवधान आते रहे, लेकिन इन विद्यार्थियों और आप लोगों के सहयोग से आज ये गोष्ठी संपन्न हुआ। इसमें देखिए सारी चीजें तो बताई जा चुकी हैं विद्यार्थियों द्वारा और मुख्य विशिष्ट अतिथि द्वारा। अध्यक्षीय उद्बोधन में बहुत कुछ कहना नहीं होता है, लेकिन मैं दो तीन चीजों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम जो है, जो रावे कार्यक्रम है, आईसीआर का एक कृषि पढ़ाई के लिए एक निर्देश है, जिसमें बच्चों को 3 वर्ष हम पढ़ाते हैं। चौथे वर्ष में जा करके 7th और 8th सेमेस्टर में गांव में बच्चे अनुसंधान करते हैं। और देखिए, हम अध्यापक हैं, अध्यापक सीखता और सिखाता है, लेकिन जो ज्ञान अनुभव, वो भी ज्ञान अनुभव के माध्यम से अर्जित करता है। और जो अनुभव जनित ज्ञान होता है वही पक्का ज्ञान होता है जो आपके पास परिपूर्ण है। जैसा कि इन बच्चों ने बताया कि आप लोगों ने इनका सहयोग करके और अपने जो ज्ञान है, अमूल्य ज्ञान है, वो इन लोगों को दिया, जिससे कि इन लोगों का कार्यक्रम और कोर्स की गुणवत्ता बढ़ी। जो आईसीआर का मंशा था उस अनुसार आपने इनको अपने अनुभवों से लाभान्वित किया है और ये उसको अपने चरित्र में उतारेंगे, अपने पढ़ाई में उतारेंगे। जब ये बीएससी एजी के विद्यार्थी हैं, आप जा रहे हैं तो आपके जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स देखे हैं इन लोगों ने अपने आपके साथ रह करके, ये आगे जब पढ़ने को जाएंगे या इससे आगे ये पदस्थ होंगे कहीं अधिकारी के तौर पर, कृषि अधिकारी के तौर पर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पे, तो ये आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसको कम करने का प्रयास करेंगे। आज जैसा कि हम डिजिटल एज में रह रहे हैं और हम तमाम तरह की नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मामला आया है और हम विद्यार्थियों से यह आग्रह करना चाहेंगे कि आप इन किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैसे दूर कर सकते हैं। आप जैसा कि सरकार भी बहुत ही सजग है हमारी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए। आपके ही माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना लेकर के हमारे जो इस समय के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने कदम बढ़ा रखा है। उसके लिए आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की माध्यम बनाया है। अभी पिछले कार्यकाल में उन्होंने सॉइल टेस्टिंग का बहुत बड़ा ये इम्फेसिस किया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड, आप जैसे कि अपने शरीर का एक कार्ड रखते हैं, वैसे ही हमारे मृदा, वैसे हम भारतवासी हैं, हम मिट्टी को माँ मानते हैं, भारत माता मानते हैं, तो हमको उनके स्वास्थ्य की रक्षा करनी पड़ेगी। यदि हम अपने को अच्छे तरह से जीवित रखना चाहते हैं तो पहले मृदा के स्वास्थ्य का परीक्षण कराएं। और आप जानते हैं कि नए समय में एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आया है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब कि आप जिस समय जिसकी जरूरत हो वो दें। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि हम यूरिया डाल देते हैं तो उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं। नाइट्रोजन आप जब
पौधों को जरूरत हो तब डालिए। डीएपी हर समय नहीं यूज किया जा सकता है। जब पौधों की बुआई हो तब डीएपी और पोटेशियम खादों का प्रयोग करें। उसके बाद से तमाम अब चीजें आ गई हैं, लिक्विड नाइट्रोजन और भी तरह के घुलनशील नाइट्रोजन की बात चल रही है। तो उसकी हम उपयोग करें और आधुनिक चीजों का उपयोग करके और हम विकसित भारत के लिए अपना एक कदम बढ़ाएं। और आप ही के कदम से जब इस देश का किसान समृद्ध होगा, जैसा कि मैडम ने बताया कि 57% लगभग देश की आबादी कृषि पर निर्भर है और इसमें हमारा योगदान, कृषि का योगदान 16% है। आर्थिक अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में भारत में 16% का योगदान कर रहा है, जब कभी 50% हुआ करता था। तो यह एक चिंता की बात है कि हम इतने हैं, लेकिन हम कैसे अपने को समृद्ध करें, कैसे अपने को प्रोडक्टिव बनाएं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, केवल चावल, गेहूं और धान से नहीं होगा। हम इन चीजों का कैसे प्रोसेस करें, कैसे उसमें प्रोडक्शन को, उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं, इस पे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और तमाम सरकार की योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं का, जैसे कि हम अपने फसलों का विविधीकरण भी करें। विविधीकरण का मतलब केवल चावल धान जैसे बताया उसके ही नहीं, आप उसके साथ सब्जी या मशरूम की खेती, हालांकि इस गांव के प्रधान जी तो बहुत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। मुर्गी पालन भी उन्होंने रखा है और गोटरी भी रखा है। तो इन सब चीजों को मिला करके हम अपनी खेती को और भी अच्छा कर सकते हैं, उसको लाभान्वित। क्योंकि देखिए, हमारे कहने से आपकी जब आर्थिक व्यवस्था अच्छी रहेगी तभी हमारा देश समृद्ध बन पाएगा। और उसके लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं भारत की सरकार की। उन योजनाओं को लाभ उठा करके, और हम तो जानते ही हैं कि हमारे किसान हमेशा से, हम चूंकि सनातन को मानने वाले लोग हैं, हमारा देश सनातन है और इसमें पुरातन को मिला करके सनातन आगे बढ़ता रहा है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश ऐसे ही योग्य लोगों के हाथ में रहे, योग्य शासन चले और हम लोग अपना काम करते रहें। देखिए, एक महत्वपूर्ण ये भी है कि यदि हम अपने सुशासन जिसको बोलते हैं, कि जहाँ पे हम हैं और हम अपना अच्छे से काम करें, 100% दे, वो तब हम कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है कि हमारे सामने कोई आदर्श हो, हम राष्ट्र को राष्ट्र माने, राष्ट्र के लिए जो भी एक कदम है हमारा, वह राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए है। तब यदि राष्ट्रीय संकल्प कोई है तो हम अपने को अपने जगह पे राष्ट्र के लिए जो भी काम करेंगे, राष्ट्र उससे प्रभावित होता है। राष्ट्र ही नहीं, पूरा विश्व प्रभावित होता है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वसुधैव, पूरी वसुधा ही हम मानते हैं कि हमारा जो ये काम किया हुआ है, पूरे वसुधा के लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो इसलिए हम लोग सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम लोग सबकी मंगल कामना करने वाले लोग हैं और इस तरह की विचारधारा जब तक चलती रहेगी तब तक भारत देश विकसित भारत बनने में, और 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आह्वान है कि हम 2047 में विकसित भारत बना के रखेंगे। और इसमें हम कृषकों की, हम विद्यार्थियों की, हम शिक्षकों की अहम भूमिका होने वाली है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जय हिंद।